तो मानसून पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और बादलों से ऐसा कहर बरस रहा है कि पूरा जो देश है पानी पानी हो चुका है। इसी बीच वाटर प्लस का तमगा लेने वाले इंदौर शहर की सड़कें भी तालाब का रूप ले लेती है। जल जमाव के कारण लोग परेशान होते हैं, अव्यवस्थाएं पसर जाती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे लंबे समय से इस मुद्दे को उठाने वाले समाज सेवी किशोर कोटवानी जी। तो सीधे आपको ले चलते हैं उनके पास। अभिषेक जी, अगर बात की जाए, अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर लगातार, और पूरे देश की अगर हम स्थिति की बात करें तो पूरा देश पानी पानी हो रहा है। इंदौर भी अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी राहत है, लेकिन फिर भी मॉनसून का जो सीजन चल रहा है और इस बीच में मात्र कुछ घंटों की जो बारिश है, वाटर प्लस का तमगा ले चुका है इंदौर शहर। लगातार नंबर 1 बना हुआ है सफाई में, और उसके बाद जब इस तरह की स्थिति बनती है कि सड़कें तालाब बन जाती है, जल जमाव के कारण लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे आज। देखिए दीपिका जी, आपने ही अभी कहा है कि बारिश के कारण देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है, और उसी तरह से इंदौर में भी हम देखें कि मामूली बारिश के बाद क्या स्थिति बन रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सवाल इंदौर के संबंध में इसलिए ज़्यादा उठना लाजमी है क्योंकि यहाँ पर इस समस्या के निदान को लेकर कहीं नाला टेपिंग के नाम पर तो कहीं दूसरे कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और उसके साथ साथ इस राशि को खर्च करने के बाद में कहीं नाले को सूखाकर वहाँ क्रिकेट खेला गया, कहीं वहाँ मीटिंग की गई नगर निगम के अधिकारियों की, तो दूसरी तरफ वहाँ पर कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर ये बताने की कोशिश की गई कि वाटर प्लस के मामले में शहर का अपना एक रुतबा है और इस उपलब्धि को कहाँ तक लेकर गए हैं। लेकिन जब मामूली बारिश होती है तो ये उपलब्धियाँ कितनी तेज़ी के साथ धुल जाती है, ये तस्वीरें भी हमने आपको बताई है। और इस वक्त हमारे साथ में शहर के समाज सेवी और प्रबुद्धजन किशोर कोटवानी जी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी इसलिए भी ऐसे मसले पर ज़रूरी है क्योंकि वो लगातार इस संबंध में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आए हैं। इस बात के हम खुद गवाह हैं कि कई बार उन्होंने आंदोलन किए हैं। आलम ये रहा है कि वो कई घंटों तक कान्ह नदी में अपने गंदे पानी में पैर डालकर बैठे रहे, और उसके बाद अधिकारी वहां पर आए और एक पूरा रोड मैप तैयार किया था कि किस तरह से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के आधार पर गंदे पानी को ठीक किया जाएगा और कई समस्याओं से जो है शहर को निजात दिलाई जाएगी। तो हमारे साथ किशोर कोटवानी जी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, एक लंबे समय से आप संघर्षरत थे, तमाम अधिकारियों ने एक प्लान भी आपको बनाकर दिया था, फिर उसके बाद में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालत हम देखें तो जस की तस है, या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा नेगेटिविटी अब दिखाई देती। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर सुनवाई की थी। 2 बार खुद न्यायाधीश यहाँ आए, ये कान्ह नदी, सरस्वती नदी, हाँ, और उसके अलावा रजिस्ट्रार को भेजा, शासकीय अधिवक्ता को भेजा, और एक ब्लूप्रिंट बना था कि इस तरीके से 3 पायलट प्रोजेक्ट किशोर कोटवानी की निगरानी में होंगे। उस पायलट प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट थी उसके बेस पे इंदौर में आगे काम बंद कर दिया, मन मर्जी का काम चला। 3 बड़े प्रोजेक्ट के पैसे मिले हमको। 2006 में JNURM में 324 करोड़ मिले, फिर 77 करोड़ हमको नाला टेपिंग के नाम पर सिंहस्थ में मिले 15 में, फिर हमें अमृत में हम 1300 करोड़ रुपए लाए। ये 3 मेजर अभी 2013-14 से लेके अभी तक का खर्चा हुआ है। 9 से ये संघर्ष चल रहा है। पहले लोकोपयोगी लोक अदालत में चला, फिर हाईकोर्ट में चला, फिर NGT में चला। यदि इसकी असफलता को समझने की कोशिश करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इंजीनियरिंग का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण है। नदी को पहले समझना जरूरी है कि 4 तरह की नदियाँ काउंट होती है। एक ट्यूबिटी कहलाती है, एक उपनदी कहलाती है, एक सहायक नदी कहलाती है, और एक नदी कहलाती है। इंदौर सरस्वती नदी का बेसिन है जो क्षिप्रा में जाके मिलता है। अब इंदौर की जो नदियाँ हैं, ट्यूबिटीज जिसको कहते हैं, वो लगभग हम खा चुके हैं। कहीं भी हमारे पास ट्यूबिटी नहीं बची है। जो ट्यूबिटियों को जोड़कर उपनदी बनाते हैं, जिसमें आपने अभी 2 उल्लेख किए कि एक जगह क्रिकेट खेला, एक जगह कुश्ती खेली, ये उपनदी है, नदी नहीं है। ये जो चैनल है पानी का सिस्टम, इसका कभी भी इंदौर के नगर निगम ने आकलन नहीं किया कि इसकी टोपोशीट क्या कह रही है। भारत सरकार के वाटरशेड मैप को यदि बारीकी से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो पहला प्रोजेक्ट हमारा JNURM में बना था, उसको हमने 3 लाइनें खींची थी, ईस्ट वेस्ट और सेंटर प्राइमरी पाइपलाइन का। अब वो न तो ढलान पे था, न उसकी टोपोशीट के आधार पे बनाया था।
दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, कोई भी यदि व्यक्ति 5, 7, 10 खेत खरीदता है और इंजीनियर के पास ले जाके रखता है कि मुझे इस टाइम में टाउनशिप बनाना है या कॉलोनी बनाना है, तो वो मेन रोड की तरफ उसका मुंह बनाता है और उसी मुंह के हिसाब से लेफ्ट और राइट, एक तरफ सीवरेज लाइन, एक तरफ वाटर लाइन डाल देता है। वो भी नहीं देखते हैं कि इसकी कंटूर क्या कह रहा है, इसका ढलान पीछे है या रोड की तरफ है। और ये धीरे धीरे ये जो टुकड़ों में इस तरह का विकास हुआ है, उसने सारे पानी के सिस्टम को शहरी क्षेत्रों में बर्बाद किया है। जब पानी बरसता है तो पानी को भटकाव मिलता है, न तो उसको ट्यूबिटी का रास्ता मिलता है, न उपनदी, न सहायक नदी का, तो मुख्य नदी में जाए कैसे? इसके कारण ये भराव होता है। आपने खुद ही सवाल खड़ा किया कि जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे कम से कम बारिश में शहर डूबने लग रहे हैं। पहले ये शहर 4-6 इंच के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 2 इंच पे मैंने 4 साल पहले कह दिया था कि भाई BRTS का ही उदाहरण ले लो आप। अपन तेजपुर गड़बड़ी पुल से चले, उसके भी ऊपर चले, अब 3 पुल, गमले वाली पुलिया, हाँ गमले वाली पुलिया, एक पुल है ना, नदी जा रही है ना, इसका आगे चले अपन तेजपुर गड़बड़ी, एक पुलिया है, नदी नीचे से जा रही है, आगे आए नौलखा पे पुल है, नीचे से नदी जा रही है, फिर चले अपन पलास या थाने पे, वहाँ से एक नदी जा रही है, इसके बाद आगे चले रसोमा पे, वो भी नदी जा रही है, उसके बाद शालीमार टाउनशिप। ये एक रो आपको मैंने सिर्फ बताई जिसमें 6-7 नदियाँ। लेकिन आपने नवलखा का जिक्र किया, मुझे याद है उमाशंकर शर्मा महापौर थी, आपको भी इल्म होगा कि वहाँ नवलखा वाले एरिया में वहाँ पर बाकायदा नाव के साथ फोटो खिंचवाया गया था। तब से प्रोजेक्ट तो चल रहा है, लेकिन हम लोग ये जो JNRM है, इसके पहले की घटना बोल रहे हो आप? इसके पहले से बहुत सारी बेवकूफियां। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट तक फिर पैसा मिलने वाला है अभी तो नहीं, वो पैसा टोटल बर्बाद होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। आप बता दो, JNRM में और अमृत योजना में 7 STP थे, अब नए STP क्यों आ रहे हैं? आपको याद होगा कि जल संसाधन मंत्री के घर धरने पे बैठा था, कलेक्टर मनीष सिंह जी ने बैठक करवाई, एक वार्ड का सर्वे करने की बात हुई कि पानी की आवक जावक कितनी है। एक बार ये डिसाइड होगा तभी आपकी प्लानिंग होगी। आप अभी 90 लीटर से सीवरेज लाइन डाल रहे हो और खपत जो है 250 लीटर से ऊपर है, तो आपका सीवरेज कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। उसी तरह से जो स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जा रही है, उसका कंटूर देखा ही नहीं जा रहा है, केवल पाइपलाइन डालना। उसका एक उदाहरण देता हूँ, सपना संगीता रोड पे, सपना संगीता टाकीज की तरफ पे एक लाइन जा रही थी, चौरस नाली थी, उसमें आपने पाइप डाला, पाइप डालने के बाद 1/3 पानी की तो जगह कम कर दिया आपने, तो भराएगा ही। कहीं कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई अध्ययन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, केवल कंसल्टेंट को फीस देना, दूर में लट्ठी चलाना। हाँ, अंधी की चुंधी में लठ चल रही है, और उसी का परिणाम है कि ये शहर धीरे धीरे डूबता जा रहा है। और ये कि यही गलती पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ये बेहुदा बेवकूफ़ियाँ हो रही है। लेकिन भुगत शहर रहा है भी क्या करेगा आदमी? एक आम आदमी का दायित्व तो क्या है? कर चुकाना, सुविधाएं लेना। काम किन का? प्रशासनिक तंत्र का। जब प्रशासनिक तंत्र ही इसको औंधा सीधा करे, और दूसरा, इस देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि असफल प्रोजेक्ट के लिए किसी को दोषी बनाया जाए। न्यायालय यदि एक बार तय कर ले कि मध्य प्रदेश के 3 खंडपीठ है, एक IAS एक IPS को 1 साल में हम टांग देंगे गलती से, जो गलती की है उसमें सजा दे देंगे, यही कानून, यही व्यवस्था, यही संसाधन, आपको अपडेट काम मिलेगा। मैं रिश्वत पे तो बोलता ही नहीं कि भ्रष्टाचार कितना है, आप खा रहे हो, उसके बाद भी यदि प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली रिजल्ट ओरिएंटेड बना दोगे, तो इस घावली, इस रिश्वतखोरी, इस बेईमानी के बाद भी हम तर जाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि पैसा खर्च करने के बाद, रिश्वतखोरी होने के बाद भी रिजल्ट ओढ़ दिए। तो क्या किशोर कोडवानी जैसा समाज सेवी एक बार फिर आगे आने के लिए तैयार है? एक बार फिर किसी आंदोलन के मुखिया बनने के लिए आप तैयार है कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए, अधिकारियों को एक बार फिर बताने के लिए कि हाँ, जागरूकों का शहर है? विगत दिनों आपको एक बावड़ी कांड हुआ था, जी हाँ। कलेक्टर को पूरा हिलाया, सारी चीज़ों पे रोका कि ये गलती कर रहे हो। विगत दिनों एक हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि पारिवारिक विवादों के निराकरण में अलग अलग समूह समाज के आगे आए और इनका निराकरण करें। कलेक्टर पूछता, आप कौन है कोडवानी जी, क्यों मिलना चाहते हैं मेरे से? मैं उनके पास जाना चाहता था कि जो थाने में रिपोर्ट लिखाती है, एक बार रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद परिवार बिखरता बनता नहीं है,
क्योंकि इतनी दरार खड़ी हो जाती है। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश से भी आज मिलने जा रहा हूँ कि इन प्रकरणों में पारिवारिक और मानवीय दृष्टिकोण ज़्यादा जरूरी है, न कि कानूनी। दुर्भाग्य की कलेक्टर और नई कमिश्नर जो आई हैं वो तो बात ही नहीं होती उनसे। वो तो किसी से मिलने को ही तैयार नहीं है। हम कई बार हम लोग भी मिलने की प्रयास करते हैं, लेकिन बात ही नहीं करती वो पत्रकारों से ही मिलने को तैयार नहीं रहते हैं। अधिकारी तो अभी इस लेवल पर आ गए। भाई जब आपसे बात नहीं होती है, चौथा खंभा ही हिल गया, मतलब चौथे खंभे की औकात नहीं रही, तो वो एक आम आदमी की औकात क्या बचेगी। क्योंकि इस बात के हम खुद 3 से 4 बार इस संबंध में उनसे चर्चा के लिए जा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई पिछली जो कमिश्नर थी वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एक चीज़ मेरे को उनकी अच्छी लगी, जब भी कोई बात हुई, संवाद हुआ, वो स्पॉट पर जाती थी और स्पॉट के जाने के बाद फिर डिस्कशन करती थी। कोडवानी जी आप यहाँ गलत हो या हम यहाँ गलत है, ये एक उनमें अच्छाई थी। तो फील्ड विजिट कम हो गई है, खत्म ही हो गई शायद। कुछ नहीं बचा है। आप मेरे को बता दो कहाँ किससे मिलोगे आप? पूरे सप्ताह भर जल जमाव रहा, कोई जाकर दौरा, कोई मुझे बता दो, ये नगर निगम में बैठे हैं अपन, यहाँ मुख्यालय है ना, यहाँ कभी भी कोई तख्ती लगी हुई है कि 3 से 4 या 2 से 5 मेयर और कमिश्नर मिलेंगे? कहीं नहीं है। कौन सी दफ्तर है, कहाँ बैठते हैं? एक स्मार्ट सिटी, एक AITCL कंपनी अवैध तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ। निगम की परिषद में आपने कभी बजट में सुना है कि स्मार्ट सिटी का बजट क्या, जिम्मेदारी किसकी है, पैसा किसको मिला है? नगर निगम को। बाले वाले अधिकारी उसका बोलबाला कर रहे हैं। AITCL में भी इसी तरीके से कर रहे हैं। और दोनों कमेटी के चेयरमैन को आप इंटरव्यू लेके जाके पूछ लेना, यातायात समिति का जो प्रभारी है वो आज तक 5 साल में उसको बुलाया तक नहीं। अभिषेक और इंदौर में AIT और छोड़ो। जी अभिषेक जी दीपिका जी, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो है नगर निगम इस चीज के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। और जिस तरीके के दावे पिछले काफी समय से किए गए थे, वाटर प्लस सिटी का जो तमगा हासिल किया गया था और उसके बाद जिस तरह के दावे किए गए थे, यहाँ पर सारे दावों की पोल खुलती यहाँ पर नजर आती है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, बारिश के पहले ये होता है कि तैयारियां की जाती है, जो ऐसे जोखिम भरे मकान है जिनसे खतरा है, जो बहुत कच्चे मकान है, पुराने मकान है, जर्जर भवन है, उन्हें तोड़ा जाता है बारिश से पहले ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। पेड़ों की कटाई छटाई की जाती है, पेच वर्क किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें पिछले कुछ समय से, तो हाल ही की बात की जाए तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है और पूरा शहर खुदा पड़ा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर एक आम बात है, छोटा बच्चा भी एग्ज़ाम देने जाता है तो होमवर्क करके जाता है। यहाँ बारिश से पहले हम लोग देखें कि तैयारियों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बारिश में दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत बताया गया कि नाले साफ़ कर दिए गए हैं, चैनल साफ़ कर दी गई है। हालात हमारे सामने, गड्ढे इस तर्ज पर खुले हुए हैं कि 2 मासूम बच्चे अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि प्रशासन ना तो सबक लेने को तैयार है, ना नगर निगम इस मामले में अपनी जवाबदारी तय करने को लिए तैयार दिखा। बारिश के पहले सारे चेंबर साफ करने की खबरें छपी ना, कैसे छपती है? मेन होल खोलते हैं, चेंबर के अंदर से सिल्ट बाहर निकालते हैं, रोड पे रखते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। 3 दिन तक वो कचरा पड़ा रहता है। जवाब क्या मिलता है कि ये सूखेगा तो उठाएंगे। अरे भाई 5 मिनट में पानी खसक जाता है, गीले को ही उठाओ और ले जाओ आप। ये नहीं होता। मैंने 3 नगर निगम कमिश्नरों को एक बात सिर्फ समझाई, एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच का जो हिस्सा है, आप चेंबर के अंदर से सिल्ट निकालते हो, बीच का जो पाइप है कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है या कोई माल फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए कभी काम नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा था कि जिस इंच की पाइप है, 6 इंच की है तो 6 इंच का एक फुटबॉल इस कोने से डालो, उस चेंबर के बाहर निकालो, तो वो पूरा एक बार में साफ हो जाएगा। फिर आपको साल भर तक कब तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हमारे यहाँ सारा सतही काम होता है। और दुर्भाग्य ये है कि मीडिया भी जो है, जो प्रशासनिक प्रेस नोट रहता है उसको महत्व देता है, यथार्थ पे कोई खोज नहीं होती। खोजी पत्रकारिता समाप्त हो गई है, क्योंकि अब पत्रकारों की कलम को भी बोठा कर दिया है। कलम किसी के और के जेब में, कलम कार कहीं और है। तो अब ऐसे ही दुर्गति में जीना पड़ेगा। NRI सम्मेलन हुआ था और हम देख रहे हैं कि NRI सम्मेलन के लिए जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा जो है विकसित कार्य किए गए थे, सौंदर्यीकरण के काम किए गए थे, वहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पानी भरा है। इंदौर में सारी नदियों के पुलों पर पत्थरे क्यों लगाएं? जब साफ की है ना आपने नदी, तो पत्थरे की क्या जरूरत है? मतलब आपके पाप को ढकने के लिए 40 करोड़ रुपए लगाए इंदौर नगर निगम ने, ये पत्थरों से ढाकने के लिए। किस बात के लिए ढाक रहे हो? आपने जब नदी साफ कर दी तो उसको देखने दो, लोगों को दिखेगा तो उसकी
प्रति मोह बढ़ेगा। आप नदी को इंसान से दूर करोगे और नदी साफ करने की बात करो। कान नदी पे तो हम देखते हैं कि चकाचौंध कर दिया जाता है, जब कोई अतिथि आता है तो झालर लगाई जाती है रंग बिरंगी, वहाँ एक आध डांस परफॉर्मेंस कर दिया जाता है, दिखाया जाता है और बताया जाता है कि नदियों की शुद्धि हो चुकी है। कभी भी लड़की का बाप और लड़के का बाप अपने बेटे और बेटी का अवगुण बता के रिश्ता नहीं करता। तो ये आदत इनको भी है। ये जब रिश्ता करते हैं, अवार्ड मांगते हैं। आप बता दो कि कितनी बार इंदौर में टीम आई है स्वच्छता की, एक बार भी आपकी मुलाकात हुई है उनसे? मैं मांग मांग के समय थक जाता हूँ, दिल्ली मैसेज करके पूछता हूँ उनसे कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ, ये सफाई कहाँ है। आपको याद होगा जब JNURM का पैसा आया था, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी थी कि ये फेल्यूर प्रोजेक्ट है। वहाँ से टीम आई, सारा मुआयना करके गई, आज तक मेरे को रिपोर्ट नहीं भेजी। किसी और ने RTI में निकाली वो रिपोर्ट पूरी। ये तो हाल है। इंदौर में जब टीम आती है किससे बात करती है? तो मेरा अब एक आपसे आखिरी सवाल है कि क्या किशोर कोडवानी वापस से इन हालातों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है? मैं तो हमेशा अभिषेक तैयार जी। हूँ। मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि मेरे साथ कौन है, जी। कितनी भीड़ है। अभिषेक जी, ये अगर प्रकृति की बात की जाए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम हर तरह का मौसम देखते हैं। ऐसी जगह उसकी स्थिति जो स्थित है भारत देश की, हम हर मौसम देखते हैं, हर मौसम का लाभ हमें मिलता है। अगर बारिश की बात की जाए, अगर मानसून की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बारिश का मौसम जो है प्रदूषण को खत्म करने वाला, अगर हम एयर पॉल्यूशन की भी बात करें तो पॉल्यूशन को खत्म करने वाला होता है। नदियों की भी शुद्धि, क्योंकि इतना बारिश में इतना पानी गिरता है कि नदियों की भी शुद्धि हो सकती है। कहीं ना कहीं पानी बह के जो है गंदा पानी आगे निकल सकता है, लेकिन जिस तरीके का विकास शहरों का किया जा रहा है, वो पानी नदियों तक तो पहुंचता ही नहीं है, नालियों के जरिए वो बह जाता है पानी कहीं ना कहीं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या इस दिशा में कदम उठाना जरूरी नहीं है? क्या इस दिशा में सोचना नहीं चाहिए किसी को? सर, तेज बारिश कई बार हम लोग देखते हैं कि गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती है, लेकिन नदियों में ऐसी स्थिति हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही? क्या वजह है? नाला टेपिंग जैसा काम किया कि अब वहाँ पर कोई गंदा पानी नहीं जाकर मिलेगा, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी कहाँ खामी हुई कि जो है पूरा गंदा पानी अभी भी मिल रहा है? सबसे पहली गलती हमने ये की कि हमारा सीवरेज सिस्टम नदी में जोड़ा, चाहे वो दूसरे क्रम की नदी हो, तीसरे क्रम की हो, चौथे की हो, उसको हमने नाला टेपिंग कर दिया। यही हमारे सबसे बड़ी मूर्खता की कि नदी को आप टेपिंग कर रहे हो। आपको सीवरेज लाइन को टेपिंग करना था। आपने वो जो सीवरेज की घरेलू सीवरेज जो थी, वो छोटी छोटी नदियों में जो मिल रहा था, उसको आपने पाइपिंग की, इसलिए बैकलॉग हुआ और पानी पीछे जा रहा है। और जब वापस बैकलॉग खत्म हो जाता है, बारिश का मौसम नहीं रहता, तो पानी गंदा आता है। और इसीलिए रोज नई STP की प्लान हो रही है। 1200 MLD पानी की खपत है, 500 MLD का सीवरेज प्लान किया है, और 400 MLD का अभी ये कह रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर नए STP की कहाँ जरूरत पड़ गई? जी, तो दीपिका जी, तमाम सवाल हैं जिसके जवाब के लिए किशोर कोडवानी, क्योंकि लगातार इस विषय पर लेकर वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी है, निराशा है और आक्रोश भी है, क्योंकि शहर के हालात जिस तरह से मामूली सी बारिश के बाद देखने को मिल रहे हैं, वो शहर की तमाम उपलब्धियों को न सिर्फ धोते हुए दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ के जवाबदारों के खिलाफ कई जी सवाल बिल्कुल। भी लेकिन उठा रहा यहाँ है। दीपिका जी, अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगी अभिषेक जी, जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनती है, इतनी भारी अव्यवस्थाएं हो जाती है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पानी को बचाना चाहिए था, कहीं जो सड़कों पर जमा होता है, अगर वो ज़मीन में जाए तो आने वाले समय में गर्मियों में भी इतनी समस्या ना आए। लेकिन अगर बात की जाए बारिश की, अपनी जिम्मेदारियों से जिस तरीके से नगर निगम पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, और सबसे गंभीर चीज़ तो ये है कि ये जो जल जमाव है कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनता है, इसको लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति है दीपिका जी इस संबंध में, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार बैठकें करता है जल जमाव को लेकर कि गंदा पानी जमा न हो, उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है और उसमें भी अच्छी खासी राशि खर्च की जाती है। लेकिन हालात ये हैं कि जो फिलहाल शहर में पानी का जमाव हो रहा है
उसके पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मौसमी बीमारियों के कारण जी। अस्पतालों में भीड़ बढ़ी हुई है, और बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ड्रेनेज का गंदा पानी जब लोगों के घरों में पूरी तरीके से जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर घुटने घुटने तक पानी है, तो फिर ये स्वाभाविक तौर पर बीमारियां बढ़नी है। और फिर देखिए उसके बाद में जब ये पानी उतरता है तो कोई गंदगी छोड़ जाता है, और अब सफाई का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जितना जी, मजबूत नहीं दिखाई जा रहा कि इतनी जल्दी वहाँ पर सफाई की जा सके। एक समय बड़ी तेज़ी के साथ में सफाइयाँ हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में हम लोग देखें तो सफाई से जुड़ा काम भी बहुत ही उदासीन तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो तमाम सिस्टम जिसके दम पर इंदौर अपनी ताज को बरकरार रखता था, वो सिस्टम पूरी तरीके से फिलहाल कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम बड़े अधिकारियों से जब हम इस संबंध में सवाल पूछने जा रहे हैं तो वो रवानगी ले लेते हैं, चर्चा को तैयार नहीं है, और इससे समझ में आ रहा है कि आखिर वो कितने ज़्यादा जनता के प्रति संवेदनशील है और आखिर वो चाहते धन्यवाद क्या है। अभिषेक जी, और धन्यवाद किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमसे बात करने के लिए इस मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है, और इसी बीच जो है पूरे देश में जिस तरीके से बादलों से मूसलाधार बारिश बरस रही है, उसके बाद पूरा देश पानी पानी हो चुका है। और बात करें मध्य प्रदेश की, अलर्ट जारी किया गया है कई शहरों में, कई ज़िलों में। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर मामूली से जो बारिश है वो नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आती है। मामूली सी बारिश में, मात्र कुछ इंच बारिश में लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है, कहीं ना कहीं लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है वो ध्वस्त हो जाती है। डीजी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।